हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। गाइस, मैं अमित फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th की ओर से जो भौतिकी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हमको सिद्ध करना होता है कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, उसी को लेकर आया हूँ। गाइस, आज हम लोग शुरुआत लेवल से समझेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है। इसी को आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो गाइस, हमको इसको सिद्ध करने से पहले सबसे पहले क्या करना होगा, एक अवतल दर्पण बना लेना होगा। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर चुके हैं जहाँ पे एक इस प्रकार से एक दर्पण बना हुआ है, जिस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का नाम यहाँ पे हम दे चुके हैं एमएन। तो गाइस, इस चित्र में क्या क्या की है उसी को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो गाइस, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ चित्र में एमएन एक अवतल दर्पण है। तो गाइस देखो, यहाँ एम और एन, एम एन से यहाँ जो दर्पण तैयार हुआ है कैसा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। आप लोग जानते होंगे कि वो अवतल दर्पण क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है। तो अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है अंदर की ओर ढका होता है और बाहरी सतह क्या होता है, रंगा हुआ होता है। इसको हम लोग पहचान कर लिए कि अवतल दर्पण है। जहाँ पे लिखा है कि ए बी क्या है, तो ए बी एक आपतित किरण है। देखो, यहाँ से जो आने वाली जो किरण है वो उसका नाम क्या है, ए बी। तो आने वाली जो किरण होती है उसी को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हुए कि ए बी क्या है जी, आपतित किरण है। फिर यहाँ पे लिखा है कि बी डी जो है वो परावर्तित किरण है। तो आने वाली किरण जब दर्पण से टकराकर जो किरण निकलता है उसी को परावर्तित किरण बोलते हैं। यहाँ देखिए, बी से जो है बी दिशा में एक किरण लौट आया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे समझ गए कि ए बी है आपतित किरण और बी डी क्या है, परावर्तित किरण है। फिर उसके बाद लिखा है कि पीएफ, पीएफ देख लीजिए। पी यहाँ पे दर्पण का ध्रुव है जिसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, और इस पीएफ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया स्मॉल एफ। तो यहाँ पे लिख दी हुई है कि पीएफ क्या है जी, फोकस दूरी है, और फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ से। गाइस, यहाँ पे हम लोग प्रत्येक स्टेप को, प्रत्येक वर्ड को हम लोग समझेंगे, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे, एकदम अंततः बने रहे। आशा करते हैं कि आप लोग भी समझ जाओगे और अगले बार से बिना देखे हुए बना सकते हो, या बिना देखे हुए इसको सिद्ध कर सकते हो कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। और गाइस देखो, यहाँ पे लिखा दिया है कि पीसी जो है वो वक्रता त्रिज्या है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। देख लीजिए, यह पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे लिखिए पीसी जो है वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गाइस, मे भी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक जो जो चित्र में लिखा हुआ था उसी को हम लोग एक अपने भाषा में लिख दिए हुए हैं। तो गाइस, यहाँ पे अब हम लोग प्रमाण अपना प्रूफ कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग प्रूफ करके बताएंगे कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। आप लोग अगर प्रकाश चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और वो कौन कौन है। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम होता है कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। तो शायद आप लोग जानते होंगे कि जो अभिलंब, ये वाला जो अभिलंब खिंचाया हुआ है, और यह जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। तो यही हम लिख दिए कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण कहने का मतलब ई वाला एंगल, ये जो है एंगल आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और परावर्तन कोण को एंगल आर से। तो ई वाला एंगल का नाम हो गया एंगल ए बी सी। यहाँ पे लिख दिया आपतन कोण जो है एंगल ए बी सी के बराबर है, और परावर्तन कोण किस कोण के बराबर है, सी बी एफ के, या ऐसे बोल सकते हैं एफ बी सी के। यहाँ पे हम लिख दिए कि परावर्तन कोण जो है सी बी एफ के बराबर है। यहाँ तक में भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे केवल एक ही नियम लगा है कि प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम जो होता है, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे लिख दिए एंगल ए बी सी जो है एंगल सी बी एफ के क्या है, बराबर है, उसको लिख दिया। फिर उसके बाद गाइस लिखे है कि यहाँ लिखे चूंकि ए बी जो है पैरेलल है पीसी के। यहाँ पे देखिए ए बी कहाँ है, तो ए बी यहाँ पे हमको दिख रहा है और पीसी यहाँ पे दिख रहा है। ए बी और पीसी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यानी समानांतर है, समांतर है। तो समांतर है तो आप लोग जानते होंगे, 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि जब कोई दो को रेखा जब समांतर होता है उसको कोई तिर्यक रेखा काटता है तो उसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। जब कोई दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो और उसको कोई तिर्यक रेखा काटा है तो उसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी रूल को हम लोग यहाँ पे फॉलो किए। जैसे देख लो,
यहाँ पे क्या लिख दिए कि AB जो है वो PC के पैरेलल है, मतलब AB जो ये रेखा है वो PC के क्या है, समांतर है। तो इसको काटने वाला तिर्यक रेखा क्या है, BC। तो देखिए जब तिर्यक रेखा इसको काटा है तो A वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो एकांतर कोण से। जो 9th में एक थ्योरम है, 9th का एक प्रमेय है, इसको साबित करना पड़ता है कि दो को रेखा जब समानांतर होता है उसको कोई तिर्यक रेखा काटता है तो उसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या होगा, बराबर। तो वही हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि AB और PC एक दूसरे के समांतर है, तो एंगल ABC यानी ABC ई वाला एंगल, और फिर करेंगे एंगल BCF यानी BCF और यानी ए वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे लिख दिए BCF दोनों बराबर होंगे। किसके अकॉर्डिंग बराबर होंगे, तो एकांतर कोण से बराबर होंगे। इसको अल्टरनेट एंगल कहा जाता है या एकांतर कोण हिंदी में बोल सकते हैं। तो एकांतर कोण से क्या होगा, बराबर होगा। फिर कहते हैं हम लोग किए क्या है कि समीकरण 1 और 2 को मिला है। समीकरण 1 किधर है, समीकरण 1 यहाँ पे हो गया और समीकरण 2 यहाँ पे हो गया। तो समीकरण 1 और 2 में हमको देखने को यह मिला है कि जो इसका LHS है, मतलब कि जो मतलब समीकरण 1 में LHS है वही समीकरण 2 में LHS है। कहने मतलब समीकरण 1 और 2 में LHS दोनों का क्या है, बराबर है। तो ये हम लोग प्रमेय जानते हैं कि जब दो समीकरण में LHS बराबर होता है तो उसका RHS भी क्या होता है, बराबर होता है। तो गाइस यहाँ पे हम उसी को लिख दिए कि समीकरण 1 और 2 से जब चलने पर कि LHS जब बराबर है इसका RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे हम लिख दिए कि LHS बराबर है तो RHS हो गया यहाँ पे एंगल CBF, तो एंगल CBF और यह किसके बराबर होगा, तो BCF के। तो यहाँ लिख दिए एंगल BCF। में भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये पर में आप लोग भी जानते होंगे कि किसी भी दो समीकरण में जिसका LHS दोनों का बराबर हो तो दोनों का RHS भी क्या होता है, बराबर होता है। या इसका विपरीत भी बोल सकते हैं कि दो समीकरणों में जिसका RHS बराबर हो दोनों का उसका LHS भी क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 में इस दोनों का LHS बराबर है इसलिए दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। तो सब अब इसके बाद हम लोग को देखना क्या है कि दोनों एंगल जो है कहाँ पे मिल रहा है। तो पहला एंगल का नाम है एंगल CBF और दूसरा एंगल का नाम है BCF। तो CBF कहाँ पे मिल रहा है जी, एंगल CBF यानी ए वाला एंगल है, और दूसरा का एंगल का नाम है BCF यानी BCF और ए वाला एंगल। कहने का मतलब एक प्रमेय के अकॉर्डिंग ई वाला एंगल और ई वाला एंगल दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो गाइस यहाँ पे हम क्या लिखे कि यहाँ हम पाते हैं कि BCF समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब देखिए BCF किधर है, BCF यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे हम समद्विबाहु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल में जो देखिए इसका आमने सामने का कोण क्या है, बराबर है। जब आमने सामने का कोण बराबर रहता है तो उसका आमने सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। जब किसी त्रिभुज में आमने सामने का कोण बराबर हो तो उसका आमने सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे तो देख चुके हैं कि दोनों का कोण आपस में बराबर है आमने सामने वाला, तो भुजा भी बराबर होगा। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसी को यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ हम पाते हैं कि BCF एक कौन त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसी को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं कि यहाँ हम पाते हैं कि BCF एक कैसा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना हो गया। फिर अब यहाँ पे हम लोग क्लियरली कह देंगे कि यहाँ पे जो FC जो होगा वो FV के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे FC जो है वो FV के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जिसका आमने सामने का कोण बराबर हो उसका आमने सामने का भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस लाइन को यहाँ पे लिख दिए। ये वाला जो स्टेप है इसको समझना है, इस स्टेप का मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसी को बढ़िया से समझिए। अगर ये लाइन अगर आपको समझ में आ जाती है तो इसमें कुछ नहीं है, एकदम एक बार देखोगे और एक बार अपना से प्रैक्टिस करोगे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं बचेगी। देखो गाइस यहाँ पे हम लिखे है चूंकि दर्पण में ध्रुव P, देखिए यहाँ दर्पण का ध्रुव क्या है जी, P। तो दर्पण में ध्रुव P जो है बिंदु B से काफी निकट है। यहाँ पे हम लोग एक एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे बिंदु जो P जो है, यहाँ पे बिंदु P है वो B, इस दोनों के आपस में क्या है, दूरी बहुत ही कम है। बहुत ही कम कहने का मतलब समझो कि P और B है या B ही P है, मतलब दोनों एक ही समान है। इसीलिए हम यहाँ पे एक लाइन लिखे हुए हैं, क्योंकि दर्पण में जो ध्रुव P है वह बिंदु B से क्या है, काफी निकट है। काफी निकट का कहने का सेंस हुआ कि बिंदु P है वही बिंदु B है, या बिंदु B है वही बिंदु क्या है, P है। दोनों को हम लोग एक मान सकते हैं।
जब दोनों को एक मानिएगा तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ई वाला दूरी और ई वाला दूरी क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि हम दोनों को एक मान रहे थे। इस बिंदु को यहाँ भी ला सकते हैं और यहाँ पर लाएंगे तो ई वाला दूरी और ई वाला दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखे हुए कि चूंकि दर्पण में ध्रुव P और बिंदु B से काफी निकट है, जब काफी निकट है यानी दोनों समान है तो ए वाला दूरी और ए वाला दूरी क्या होगा, बराबर होगा। उसी को यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि PF जो होगा वो FB के क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो PF, देखिए ये PF हो गया और ये FB हो गया, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, जब P और B एक समान होगा। P और B के बीच में दूरी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही निकट होगा, इसलिए यह दोनों भुजा भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि PF जो होगा वो FB के क्या होगा, बराबर होगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखे कि समीकरण 3 और 4 में यह देखे कि 3 और 4 में देखने को यह मिल रहा है कि जो RHS दोनों में समान मिल रहा है। RHS का मतलब जो दाहिना पद है, दाहिना पद देखिए यहाँ भी FB है और यहाँ भी FB है। तो अभी हम जस्ट बताए हुए हैं कि किसी भी दो समीकरण में जब जिसका RHS समान हो उसका LHS भी क्या होता है, बराबर होता है। या ऐसे बोल सकते हैं किसी भी दो समीकरण में दोनों का LHS बराबर हो तो RHS भी क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे क्लियर है कि दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे लिख दिया समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से क्या देख रहे हैं, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो FC जो होंगे वो PF के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। फिर अब क्या किए कि FC जो है, FC खोजेंगे FC है कहाँ, तो चित्र में देख रहे हैं कि FC यहाँ पर है और FC को हम लोग क्या करेंगे, FC को यहाँ पे तोड़ लेंगे। FC को इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि FC का हमको कोई मान मालूम नहीं है। एक और C के बीच के दूरी का मतलब कोई मान्य नहीं होता, इसलिए FC को क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। वो किस किस में तोड़ लेंगे, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में तोड़ लेंगे। तो देखिए FC को इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये जो PC दिया हुआ है, P से लेकर C तक का दूरी, PC में से जब PF घटाइएगा तो क्या मिल जाएगा, FC। तो उसी को हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे, FC बराबर क्या लिख दिए, PC माइनस PF। कहने का मतलब ये पूरा दूरी जो हो गया बड़ा वाला PC, छोटा वाला PF, तो PC में से जब PF घटाइएगा तो क्या मिल जाएगा, FC। इसी को हम लोग लिख दिए कि FC को नीचे तोड़कर PC माइनस PF और इधर PF था, PF को रहने दिए। फिर देख रहे हैं कि PC का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखो PC है वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से, तो PC के जगह पे क्या कर दिए, कैपिटल R। फिर यहाँ पे देखिए कि PF का वैल्यू क्या है, तो PF है फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, तो PF के जगह पे लिख दिया स्मॉल f। इधर भी PF था तो स्मॉल f। फिर यहाँ देखिए माइनस में f था, उधर जाएगा तो प्लस में f हो जाएगा। f क्या लिखा जाएगा, 2f था, r और r क्या हो गया 2f। तो यहाँ पे क्या हम लोग समझ रहे हैं, r यहाँ पे क्या है जी, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के क्या दो गुना है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ दो गुना में होगा तो इधर कभी में आ जाएगा भाग में। तो यहाँ लिख सकते हैं f जो होगा, f जो बराबर होगा या r के क्या होगा, आधा होगा, मतलब f इक्वल टू क्या लिखा है, r/2। या यहाँ से हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। तो गाइस यहाँ पे करना क्या है कि हम जितना स्टेप बताए, यहाँ पे बोर्ड पे जो जितना स्टेप लिखा हुआ है प्रत्येक स्टेप को समझो। प्रत्येक स्टेप को अगर ढंग से समझ जाते हो तो अपना से बनाओगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और हम आशा करते हैं यहाँ पे एकदम सरल भाषा में लिखे और उस भाषा को में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट करके उसमें बताओ। जिस स्टेप में दिक्कत हो रहा है उस स्टेप को हम फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग एकदम फाइनली हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि जो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। या इसके विपरीत बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होते हैं वो फोकस दूरी के क्या होते हैं, दोगुनी होते हैं। तो गाइस आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।